दिया कि आंखें खोल के रखो। तो मेरी तो आंखें तभी खुल गई। नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, राहुल गांधी को चुन लिया गया है नेता प्रतिपक्ष के रूप में। आखिरकार क्यों दोस्तों? भारतीय जनता पार्टी में मची है भगदड़। दरअसल आपको बताते चलें, एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने यूपी में लगा दी है सेंध। यूपी के कई विधायक हुए गायब। और कैसे दोस्तों बीजेपी को निशाने पर ले लिया राहुल गांधी ने। राहुल गांधी बोले, इस बार देश की जनता ने न्याय किया है। तमाम भाजपाइयों में खलबली। जी हाँ, दरअसल कांग्रेस के इतनी बड़ी जीत होने के बाद अब कह रहा है 100 सीटें जीत नहीं पाए। 100 सीटें दोस्तों, ये समझ नहीं पा रहा कि इंडिया गठबंधन पूरी सीटें जीता है इतनी सारी। और इसका मतलब आप समझिए, कांग्रेस ने खुद ने सीटें छोड़ी हैं ताकि हम लोग मिलकर, अगर कांग्रेस ज़्यादा पर लड़ती तो और ज़्यादा पर जीत जाती। लेकिन कांग्रेस ने इतनी कम सीटों पर चुनाव लड़ा और पूरी 100 की 100 सीटें जीत गई। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इसके बारे में भी बात करेंगे। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। कैसे लालू प्रसाद यादव का केस फिर से खुलवा दिया है, इस पर भी हम बताएंगे। तो तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों, आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के उड़े परखच्चे इंडिया गठबंधन। दोस्तों, इंडिया गठबंधन ने राहुल गांधी को चुना नेता प्रतिपक्ष। दरअसल आपको बताते चले, एक सुर में सब लोग बोले हैं कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। दोस्तों, राहुल गांधी एक जननायक है। राहुल गांधी इस देश की आवाज़ है, ये समझ लीजिए। राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, राहुल गांधी एक सोच है दोस्तों, जिसको कभी कोई ख़त्म नहीं कर सकता है। बीजेपी इंसान को हटा देती है, उसको ख़त्म कर देती है, जेल में भेज देती है, ईडी में भेज देती है दोस्तों। लेकिन राहुल गांधी को कैसे हटाएगी, कैसे जेल में भेजेगी, कैसे लोगों के दिलों से राहुल गांधी का प्यार निकालेगी। दरअसल दोस्तों, आपने केजीएफ फिल्म देखी है। एक छोटा सा उदाहरण है कि उसको सब लोग अपना मसीहा मानने लगे थे, और वो अपना मसीहा जो उसको लोग मानते थे तो वो वैसा था भी, लोगों की मदद करता था। बस दोस्तों, सेम टू सेम राहुल गांधी में लोग अपना मसीहा ढूंढने लगे। आज से पहले जब देश में माना जाता अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था, तो लोग अपना मसीहा किसको समझते थे दोस्तों? गांधी जी को। गांधी जी ने उनको उल्टे पैर दौड़ाया था। और वही रूप इस वक्त राहुल गांधी का दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने मोदी को इस कदर मजबूर कर दिया है कि वो संविधान को आगे झुक रहे हैं। कभी कह रहा है कि मेरे बारे में झूठ फैलाया जाता है, मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, तमाम बातें हैं। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मुश्किल है। उत्तर प्रदेश लखनऊ में दोनों डिप्टी सीएम रहे गायब। योगी ने बुलाई थी बैठक, आखिरकार होने क्या वाला है? दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल के धमाल के बाद, या यूँ कहते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को छीन लेने के बाद, योगी आदित्यनाथ ने तत्काल में उत्तर प्रदेश में मीटिंग बुलाई। मीटिंग में दोस्तों बाकायदा दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जो है यहाँ पर दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो भी नहीं पहुँचे। ये दोनों के दोनों गायब रहे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं, ब्रजेश पाठक और जो मौर्य हैं दोस्तों, ये दोनों उत्तर प्रदेश यानी कि बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हैं। हालांकि जो ख़ास करके वो थे, वो एक बार चुनाव हार गए थे इस बार, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पर मौर्य प्रसाद को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया था। तो इन दोनों के अलावा ही बाकायदा जो है यहाँ पर वो मीटिंग होती है, दोनों नहीं पहुँचते हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में हलचल तेज़ हो गई है। माना जा रहा है कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में भी गेम हो सकता है। आपको बता दें कि आज नरेंद्र मोदी का जो शपथ ग्रहण समारोह है, आज वो तीसरी बार जो है यहाँ पर शपथ लेंगे पीएम पद की। लेकिन ये सरकार कितने दिन चलेगी, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता है। और ये सरकार अभी शपथ ले भी पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जो हम बता रहे हैं आपको दोस्तों, वो चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि दोनों डिप्टी सीएम ने योगी से किनारा कर लिया। उधर ये भी सुन लीजिए, जैसे ही मोदी सरकार ने पद संभाला, अभी तो संभाला भी नहीं है, वैसे ही दोस्तों बाकायदा प्रफुल्ल पटेल को क्लीन चिट दे दी गई है, जो कि एनसीपी के नेता हैं, जिन्होंने एनसीपी से गद्दारी की शरद पवार साहब से। उनको क्लीन चिट दे दी है ईडी वाले मामले में। और एक और चीज़ हुई है दोस्तों, लालू प्रसाद यादव का केस फिर से खोल दिया गया है। तो आप समझ लीजिए, अभी तो तानाशाह सीट पर बैठा भी नहीं, और उससे पहले ही अपनी तानाशाही करना उसने शुरू कर दिया है। दोस्तों, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि चंद्रबाबू और नायडू एक ऐसे इंसान का साथ दे रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जिसने दोस्तों देश को लूटने का काम किया है। शेयर मार्केट में घोटाला हुआ है, बड़ी बड़ी चीज़ें बीजेपी करती रहती है, उसके बाद भी बीजेपी को सपोर्ट करना, ये अपने आप में दोस्तों एक अजीब और गरीब बात है।
लेकिन क्योंकि अभी हाल ही में बताया जा रहा है अचानक से चंद्रबाबू नायडू को 543 करोड़ की संपत्ति बढ़ गई। ये लोग दोस्तों जितना भी जो करना है कर ले, लेकिन जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी ना तो सबकी पोल खुलेगी। हो सकता है दोस्तों जोड़ तोड़ करके सरकार चलाएं, लेकिन कब तक चलाएंगे ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इस सरकार को गिरना तो है। नरेंद्र मोदी अपने बलबूते पर सरकार नहीं बना पाए तो अब की बार जो है हाथ पैर जोड़कर बना रहा है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो यहाँ पर अखिलेश यादव। अखिलेश बोले सरकार बनाए या ना बनाए, इनकी सरकार चलने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि गिफ्ट दे देकर अगर सरकारें बन रही हैं तो गिफ्ट तो हम भी दे सकते हैं, या फिर कोई और भी गिफ्ट देकर सरकार बना सकता है। अखिलेश ने बीजेपी के खास करके दोस्तों निशाना साधा है। अखिलेश ने वो बात दोहराई है जिसमें बाकायदा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को लालच दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अगर इनको कुछ चाहिए था तो इधर से भी मिल जाता, इधर से भी कोई भी बलिदान देने को तैयार था इंडिया गठबंधन। लेकिन सीधी सी बात ये है दोस्तों कि बीजेपी को क्यों चुना? या तो ये लोग बड़े राष्ट्रवादी बनते हैं कि हम तो जनता के साथ हैं, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते। और दोस्तों चंद्रबाबू नायडू भूल गया कि उसको मुस्लिमों ने भी वोट दिए हैं। लेकिन अब उसकी इस हरकत के बाद मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू जो भी आने वाले विधानसभा के चुनाव हैं उसमें इसका गेम ओवर हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी का साथ दे रहा है उससे ये चीज़ तो साफ़ हो जाती है कि जो लोग भी बीजेपी के साथ हैं उनके साथ दोस्तों कोई और नहीं देगा। और मैं इस चीज़ को बार बार दोहराता आया हूँ कि दोस्तों जो आप करते हो वो आपकी तरफ मुड़कर ज़रूर आता है। नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी ने इतना मजबूर कर दिया कि हाथ पैर जोड़कर सरकार बनानी पड़ रही है। हो सकता है बाद में वो दोस्तों बहुमत जुटा लें कहीं से ख़रीद फरोश करके। अभी बहुत सारे कांग्रेस के नेता हैं दूसरी पार्टियों के, उनको ख़रीदने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल बेफिक्र रहिए, जैसे ही पीएम पद पर नरेंद्र मोदी बैठेंगे वैसे ही वो अपनी टुच्ची राजनीति, कहता हूँ मैं इसको, टुच्ची राजनीति शुरू करेंगे। खरीद फरोश करना या फिर विपक्ष के ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़वाना, और सबसे पहले हिमाचल की सरकार गिराने की कोशिश की जाएगी। आप लिखकर रख लीजिए, क्योंकि दोस्तों नीतीश कुमार और नायडू इसमें शामिल है तो नाम इन पर भी आएगा। अब राहुल गांधी इन दोनों को भी घेरेंगे। और दोस्तों इतिहास रहा है, राहुल गांधी ने जिसको भी घेरा है उसको मिटा दिया है राजनीति से। नहीं यकीन तो नाम गिनवा देता हूं दोस्तों, देख लीजिए आप इस वक्त जो है यहाँ पर क्या हालत हो गई है बीआरएस की। या बीआरएस को दोस्तों राहुल गांधी ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है तेलंगाना से। तेलंगाना के जो बीआरएस पार्टी के थे दोस्तों वो खूब साथ देते थे बीजेपी का, वर्कआउट कर जाते थे, कभी बीजेपी के बिलों में साथ दे देते थे और ख़ास करके चोरी छुपे काम करते थे। लेकिन किस तरीके से दोस्तों केसीआर को राहुल गांधी ने वहाँ से तेलंगाना से पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इसी के साथ साथ दुष्यंत चौटाला को ले लीजिए, हरियाणा में दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का खूब साथ दिया। अब की बार लोगों ने ठेंगा दिखा दिया, दुष्यंत चौटाला समेत पूरी बीजेपी को हरा डाला। यही कारण है दोस्तों, यही कारण है जो इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से राहुल गांधी से जो भी पंगा ले रहा है, राहुल गांधी उसकी इमेज पूरी तरीके से डैमेज कर देते हैं, क्योंकि राहुल उसकी सच्चाई जनता के सामने ले आते हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल राहुल गांधी के समर्थन में आए संजय रावत बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैसाखी पर अगर चलना चाहते हैं तो चलें, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें भी पता है कि हमें क्या करना है। आपको बता दें चले, संजय रावत ने तमाम उन शाखाओं के नाम गिनाए जो बीजेपी की शाखा हैं, एक तरीके से ताना मार दिया। संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल बजरंग दल, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, ये सारी जो है यहाँ पर बीजेपी की शाखाएं हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने और भी नाम ऐड किए। उन्होंने कहा ईडी, सीबीआई, एनआई, इनकम टैक्स, ये सारी की सारी, बजरंग दल, ये तमाम जितनी भी बीजेपी की शाखाएं हैं और बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन दोस्तों मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि हारा हुआ इंसान कुर्सी पर बैठ रहा है तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जनता ने दोस्तों अपना जनमत नहीं दिया इस बंदे को, नरेंद्र मोदी को, लेकिन उसके बाद भी पीएम पद संभाल रहा है सामने वाला। तो आप समझिए जनता को कितना बुरा लग रहा होगा, जिसने वोट दिए थे इसलिए कि जाहिर सी बात है इंडिया की ही सरकार बने, लेकिन इंडिया को सपोर्ट नहीं करा नीतीश ने और नायडू ने। अभी की फ़िलहाल की बात कर रहा हूँ, आगे तो जाहिर सी बात है बीजेपी की सरकार गिर भी सकती है और नहीं भी गिर सकती है, क्योंकि मुझे तो ज़्यादातर ये भरोसा रहता है कि नरेंद्र मोदी ख़रीद फरोश में माहिर है। वो किसी तरीके से अपने संख्या बढ़ा ही लेंगे ख़रीद फरोश करके अगले 5 सालों में। लेकिन 5 साल बाद क्या होगा? क्या नरेंद्र मोदी फिर कहेंगे कि एक बार मुझे फिर जिता दो? क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी 75 साल के हो चुके हैं
75 साल के बाद 5 साल सरकार अगर चला भी ली तो 80 साल के बाद भी मोह नहीं छोड़ा कुर्सी का और कहेंगे मुझे जिता दो तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि जनता ने जिसको नकार दिया वो कुर्सी पर बैठ रहा है और जनता को बहुत बुरा लग रहा है ये देखकर। और जनता से ज़्यादा मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस देश में नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने दोस्तों। क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ईडी सीबीआई फिर से वही सब कुछ होगा, देश में हिंदू मुसलमान और शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल सोशल मीडिया पर नफ़रत फैलाने वाला एक वीडियो आपने देखा होगा। ये सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को बनाने वाला दोस्तों धीरेन्द्र है। दोस्तों धीरेन्द्र जिसने जानबूझकर मुस्लिम वेशभूषा लेकर ऐसा वीडियो बनाया ताकि दोस्तों वो नफ़रत फैला सके। और ये रहने वाला कहाँ का है दोस्तों? ये रहने वाला उत्तर प्रदेश का है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश का रहने वाला इस धीरेन्द्र नाम का ये व्यक्ति एक वीडियो बनाता है जिसमें कहता है राहुल गांधी जी आप फ़िक्र मत कीजिए, हम लोग विपक्ष में रहकर भी अच्छी सरकार चलाएंगे और मंदिर ये जो राम मंदिर इन्होंने बनाया इसकी जगह हम मस्जिद बना डालेंगे 5 महीने के अंदर अंदर। अब आप समझिए, हिंदू भाइयों को उकसाने के लिए जानबूझकर कह रहा है कि हम वहाँ का मंदिर हटा देंगे और मस्जिद बना देंगे। लेकिन लोगों ने तो यही सोचा होगा कि यार ये तो मुस्लिम है और कोई नफ़रत फैला रहा है। लेकिन दोस्तों जब इसकी सोशल मीडिया पर एक बंदा है जो गया, उसका नाम अच्छा सा है दोस्तों, उन्होंने देखा कि ये तो यार इसका नाम तो धीरेन्द्र है और ये ऐसे आगे भी और वीडियो बना चुका है पहले भी। इसका हिंदू लुक देखकर वो समझ गए कि ये हिंदू और इसका नाम धीरेन्द्र है, इसका सोशल मीडिया पर अकाउंट है। जिसके बाद दोस्तों बाकायदा पुलिस ने इसको गिरफ़्तार करती है, समझिए, और गिरफ़्तार करने के बाद इसको फिर छोड़ भी देती है। क्या कहती है कि ये तो व्यूज़ बढ़ाने के लिए अपना ऐसा वीडियो बना रहा था। लेकिन दोस्तों जब दबाव बनता है और ये वीडियो तेज़ी से सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है तो पुलिस इसको वापस गिरफ़्तार कर लेती है। आप समझ रहे हैं पूरी चाल? समझिए, पहले पुलिस गिरफ़्तार करती है फिर उसको छोड़ देती है। जाहिर सी बात है बीजेपी ने किया होगा कि जाओ बेटा बहुत बुरी हार हुई है हमारी, फिर से एक बार अपने काम पे लग जाओ, हिंदू मुसलमान फैलाने लगो। तो वो अपने काम पर फिर से लग गया। लेकिन जब दबाव बना तो उसको फिर से गिरफ़्तार कर लिया गया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अभी तो सरकार बनी भी नहीं है और उससे पहले ही वही सब कुछ करने लगे नरेंद्र मोदी जो पिछले 10 साल से वो करते आ रहा है। और तैयार रहिए, ये जो 3.0 है ये 3.0 नहीं है, ये देश के लिए काल सरकार है। और इस काल सरकार को जितनी जल्दी उखाड़ कर फेंक दे चंद्रबाबू नायडू और नीतीश, उतना अच्छा होगा। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल कपिल सिब्बल जो यहाँ पर रेवंत रेड्डी और दोस्तों कन्हैया कुमार तमाम लोगों ने राहुल गांधी का किया सपोर्ट। कहा राहुल गांधी ही बने नेता प्रतिपक्ष, यही थी हमारी मांग। दरअसल दोस्तों वैसे तो राहुल गांधी पहले कोई पद लेने में झिझकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने असली चाल पता है कब चली थी? भारत जोड़ो यात्रा से पहले, जब उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी टीम का बॉस बना दिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि बीजेपी हमेशा कहती थी कि ये कांग्रेस वाले ये पद कभी किसी को नहीं देंगे जो मल्लिकार्जुन खड़गे का पद है, क्योंकि ये पद पर वो खुद ही बैठे रहना चाहते हैं और किसी और को नहीं देना चाहते ये पद। लेकिन दोस्तों कांग्रेस राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो नहीं बनेंगे पार्टी के बॉस, बल्कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को बनाएंगे। और ये फैसला बहुत सही था। हमने देखा कैसे पार्टी ने ज़बरदस्त जीत और बढ़त हासिल की है। देखिए दोस्तों, देखकर हमें अजीब लगता होगा कि इंडिया गठबंधन जीत के इतने करीब आकर पीछे रह गया महज 10-15 सीटों से। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप समझ नहीं रहे, राहुल गांधी की ये सबसे बड़ी जीत इसलिए हो जाती है कि बीजेपी के बताया जाता है लाखों व्हाट्सएप के दोस्तों ग्रुप बने हुए हैं, लाखों समझते हैं आप, लाखों व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं और उसमें दिन रात नफरत फैलाई जाती है और कहा जाता है कि देखो अगर हिंदू हो तो मोदी को ही वोट देना, अगर तुम हिंदू विरोधी हो तो किसी और को दे देना। लेकिन अब की बार इनके सारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान दोस्तों कहाँ घुस गया ये आप अच्छे से जानते हैं। यही नहीं, जिस तरीके की भाषा का इस देश का प्रधानमंत्री यूज़ करता है, मैं कहता हूँ क्या ये भाषा एक देश के प्रधानमंत्री को यूज़ करनी चाहिए? प्रधानमंत्री खुलेआम कहते हैं कि भैया विपक्ष को करने दो उनके वोट बैंक के सामने मुजरा, मैं नहीं करूंगा मुजरा। अरे प्रधानमंत्री जी, आप इस देश के पीएम हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, लोग आपको सुन रहे हैं। ये किस तरीके की वाहियात भाषा और कैसी वल्गर भाषा का आप यूज़ कर रहे हैं, कभी आपने सोचा है? फिर ऐसे तो वो अरविंद केजरीवाल की बात सही साबित होती है कि चौथी पास राजा को जो इस देश का पीएम बना दिया है। दोस्तों चौथी पास राजा को कुछ नहीं पता है, ना क्या बात करना है,
कैसे बात करते हैं तहजीब से दोस्तों, तमीज़ से, ये भी नहीं पता है। तो इसे ऐसे इंसान को पीएम बनाया गया था, लेकिन अब की बार तो जनता ने ठुकरा दिया। अब तो नायडू और नीतीश के कंधे पर चढ़कर बन रहा है, और नायडू और नीतीश की ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अगर थोड़े भी दिन ज़्यादा रह लिए नीतीश और नायडू बीजेपी के साथ, तो ये लिख कर ले लीजिएगा कि बीजेपी दोस्तों सबसे पहले नायडू के समर्थकों को खरीदेगी, क्योंकि उसको नीतीश का तो पता है कि नीतीश अभी टिके हुए हैं, हमारी चापलूसी कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले दोस्तों नायडू के समर्थकों को खरीदेगी, उनके एमएलए को। और ये बीजेपी की पुरानी आदत रही है, उसने मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, कर्नाटक में भी यही करा था। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल बीजेपी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए संजय सिंह। संजय सिंह बोले, बैसाखी वाली सरकार हमें नहीं चाहिए, हम लोग झुकने वालों में से नहीं है, हम जनता के लिए काम करने वालों में से हैं। संजय सिंह ने कहा कि सरकार हम बना पाएँ या ना बना पाएँ, हम हमारा जो काम है, जो विपक्ष का काम है, वो हम काफ़ी अच्छे से करेंगे। दोस्तों राजनीति एक बहुत ही गंदी चीज़ मानते हैं लोग, लेकिन दोस्तों राजनीति भी एक ऐसी चीज़ है कि इस गंदगी में भी कभी कभी उतरना पड़ता है। आप सोचिए, अगर इसमें राहुल गांधी जैसा जननायक ना हो तो बीजेपी देश का क्या हाल करती। वो सच में 400 लाकर देश का संविधान बदल देती, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर वो दोस्तों विश्व हिंदू परिषद या खुद का संविधान लिखती। उस संविधान में जाहिर सी बात है वो हिंदू मुस्लिम करती, और उस संविधान में वो गोडसे को महान बताती, सावरकर को महान बताती दोस्तों, और गांधी जी को हो सकता है कुछ और ही बताया जाता। लेकिन शायद बीजेपी ये भूल गई थी कि इस देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई वोट देता है तो वो गरीब तबका है। और मैं उनकी तारीफ़ इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान भाइयों ने सबसे ज़्यादा वोट कराए, और अल्पसंख्यकों ने एकजुट हो गए थे। अब की बार ये लोग कि देखो भैया, जो मुस्लिम हिंदू हम करते हैं वो नहीं होगा, अब की बार हम लोग एकजुट होकर वोट देंगे। और मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि आगे भी जितनी भी जगह चुनाव होते हैं सब लोग एकजुट होकर वोट देना, ताकि दोस्तों हम और भी मजबूत बना पाएँ इंडिया गठबंधन को, और इस देश की राजनीति जो दोस्तों रुकी हुई थी वो अच्छे से चले। मैंने पहले भी कहा है दोस्तों, फिर कहूँगा, देश को बांटने वाले पे और भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी अकेले हैं, और भी आएंगे इनके बाद इन जैसे। लेकिन दोस्तों देश को तैयार रहना है हर उस नफरत से जीतने के लिए जो देश को बांटने की कोशिश करे। अरे हम लोग तो वो हैं जिसने अंग्रेज़ों को दौड़ाकर भगा दिया। हमारे खून में जो है यहाँ पर दोस्तों भारत माता दौड़ती है, भगत सिंह दौड़ते हैं, गांधी जी दौड़ते हैं। तो ये लोग क्या नफ़रत फैलाएंगे, क्या हिंदू मुसलमान करके देश को बांटेंगे। जब अंग्रेज़ देश को नहीं बांट पाए, तोड़ नहीं पाए दोस्तों, तो ये मोदी सरकार जैसे लोग कुछ नहीं कर पाएंगे देश का, क्योंकि जनता ने बता दिया है कि देश नफ़रत से बड़ी हुई। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, नफ़रत से बड़ी कामकाज होता है। ना आपने रोज़गार पर बात की पूरे चुनाव के बीच में, ना आपने ये कहा कि हम किन किन लोगों को नौकरियां देंगे। अभी लीजिए, अभी तो सरकार बनी भी नहीं, उससे पहले ही जब नीट का जैसे ही रिज़ल्ट आया उसमें कितना बड़ा घोटाला निकला है। नीट के रिज़ल्ट में सब ने देख लिया। योगी के राज में जितनी भी परीक्षाएँ हुई दोस्तों, वो सब की सब परीक्षाएँ किस तरीके से घोटाले से घिरी रहीं, ये सब ने देखा। ये बात कोई झुटला नहीं सकता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में पूरी तरीके से पेपर लीक, अब उत्तर प्रदेश सही कहा था अखिलेश ने, पेपर लीक प्रदेश बन चुका है। और दोस्तों बस थोड़ी सी कसर रह गई। अगर मध्य प्रदेश और दोस्तों हिमाचल और ख़ास कर जो है बिहार में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन हो गया होता ना, तो इस वक्त ज़्यादा संख्या होती कांग्रेस के वोटों की। और ख़ास करके दोस्तों क्योंकि कांग्रेस और अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में बवाल काट दिया और उन्होंने पूरा जोर वहीं लगाया। सब ने देखा उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी डटे रहे अखिलेश के साथ, इसलिए वहाँ पर इतनी सीटें वो लोग ला पाए। लेकिन एक जगह और थोड़ी मेहनत होना थी, वो था बिहार दोस्तों, और जो है तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना में थोड़ी सीटें बीजेपी को भी मिल गई। मैं तो ये मानता था कि फ़िलहाल बीजेपी को, मुझे लगता था कर्नाटक में बिल्कुल सीटें नहीं मिलेंगी, मुश्किल से 2-3 मिलेंगी। लेकिन बीजेपी को कर्नाटक में आप समझिए कांग्रेस के मुकाबले सीटें मिल गई। ये एक मेरे लिए बहुत चौंकाने वाली बात है, क्योंकि मैं साउथ की जनता को मानता हूं कि वो हिंदू मुसलमान में बिलीव नहीं करती है। लेकिन हो सकता है कहीं पर कुछ कमी रही हो जिसको सुधारा जाएगा। लेकिन एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल तमाम जगहों से कांग्रेस ने बीजेपी को साफ़ कर दिया, इंडिया गठबंधन ने। और अब बीजेपी की सरकार का नाम हटाकर उनका एनडीए हो गया है, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी अब